नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का दृष्टि के YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये दूसरी कड़ी है हमारी एक सीरीज की, जो हम लोग अपनी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे 2016 के प्रारंभिक परीक्षा के अर्थव्यवस्था खंड के प्रश्नों की व्याख्या और उसके उत्तर। आज हम जो बचे हुए जो प्रश्न हैं उसकी व्याख्या देखेंगे, उसके उत्तर देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह के सवाल हमसे 2016 में पूछे गए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दरें बढ़ती हैं यदि। दोस्तों, ये सवाल है मुद्रास्फीति का और ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से यहां पर बात हो रही है, कि इसके आधार पर जब मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होती है, मतलब उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जब यहां पर मुद्रास्फीति दर्ज की जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन से इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं पहला कथन, बैंक दर कम कर दी जाती है। अब ये बैंक दर क्या होती है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है। जिसे हम लोग बैंक रेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक मात्रात्मक कह सकते हैं कि एक उपकरण है, एक कारक है बैंक दर, जिसमें आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है, उसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। दोस्तों, बैंक दर कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक दर कम होने से जब आरबीआई जब बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए जब ऋण उपलब्ध कराता है, तो उस दर को अगर कम कर दिया जाएगा तो बैंक अधिक से अधिक ऋण लेंगे। जब बैंक अधिक से अधिक ऋण लेंगे तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ेगी, और जब बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ती है तो दोस्तों बाजार में, देश की अर्थव्यवस्था में तरलता का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है, और जब तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो जो खरीदने की क्षमता है उपभोक्ताओं की वो भी बढ़ जाती है, और जब खरीदने की क्षमता बढ़ती है उपभोक्ता की तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो एक जो प्रश्न हमारा है उसका एक सही और एक उचित उत्तर होगा एक। लेकिन हम अभी और तीनों को एक बार देख लेते हैं, तीनों की व्याख्या भी एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा है रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है। अब ये रिवर्स रेपो दर क्या होती है? देखिए दोस्तों, इसे RRR के नाम से भी डिनोट किया जाता है। रिवर्स रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंक अपनी अधिशेष धनराशि जब आरबीआई के पास जमा कराते हैं और आरबीआई उस धनराशि पर व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंकों को कुछ ब्याज अदा करती है, तो उस ब्याज को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर यदि कम कर दी जाती है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास कम रखकर बाजार में ज्यादा देंगे। मतलब बैंक उद्यमियों को और उपभोक्ताओं को अधिक ऋण देंगे, अपना वो अधिशेष धन आरबीआई के पास कम रखेंगे, जिससे मार्केट में फिर से और तरलता को बढ़ा दिया जाएगा या तरलता और बढ़ जाएगी। इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, लेकिन ये इससे उचित नहीं है। बैंक दर वाला जो विषय था ये ज्यादा सही और ज्यादा सरल है। ठीक है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है। अब वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम लोग SLR के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं वह अपनी NDTL का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित राशि, एक अनुपात अपने पास संरक्षित रखते हैं, अपने पास सुरक्षित रखते हैं, अपने पास एक रिजर्व की तरह वो अपने पास रखते हैं, वो भी तरल नकदी के अंतर्गत। अब तरल नकदी क्या होती है? तरल नकदी का मतलब है कि जितना समय किसी एक परिसंपत्ति को नकदी में बदलने में लगता है, यदि वह समय कम है तो वो अधिक तरल है, यदि वो समय ज्यादा है तो वो कम तरल है।
तो तरल नकदी का मतलब है वह परिसंपत्तियां या वह एसेट्स जो तुरंत नकदी में या कैश में तब्दील की जा सके। तो दोस्तों एसएलआर में जो संरक्षित रखी जाती धनराशि है उसमें 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो स्वर्ण मतलब सोना गोल्ड, दूसरा कैश जो अपने आप में सबसे तरल है, और तीसरा सरकारी प्रतिभूतियां। अब यहां पर यह कहते हैं कि यदि वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता प्रभावित होगी, मतलब उस पर एक नकारात्मक प्रभाव होगा। अधिक धन संरक्षित रखना होगा और कम धन बचेगा जो बाजार में साख के लिए उपलब्ध रहेगा। और जब कम धन बचेगा बाजार में देने के लिए, उपभोक्ताओं को देने के लिए, तो उससे तरलता प्रभावित होगी, और तरलता प्रभावित होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम होगी। तो ये हमारा बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपके पास चौथा विषय, और ये चौथा ऑप्शन ये कहता है कि रेपो दर बढ़ा दी जाती है। बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल है। जब भी आप लोग कभी आरबीआई की आप कोई बैठक देखते हैं या आरबीआई की जब भी बाय मंथली एक कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आरबीआई के गवर्नर की, क्योंकि यह दर साल में 6 बार इसमें तब्दीली की जाती है और हर 2 महीने में इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन हर 2 महीने में इसकी समीक्षा जरूर की जाती है और देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो परिवर्तन कर दिया जाता है। तो रेपो दर ही एक वो मानक है जिसमें परिवर्तन किया जाता है, बाकी सारी दरें रेपो दर के अनुसार अपने आप परिवर्तित हो जाती है। रेपो दर क्या होता है, इसे संक्षेप में समझें तो वह ब्याज दर जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। हमने बैंक दर के बारे में पढ़ा था, ये दीर्घ अवधि के लिए है, माने लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो दर के बारे में पढ़ा तो ये अल्प अवधि के लिए है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि इसे बढ़ा दिया जाता है तो यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि आरबीआई अब महंगा ऋण देगा वाणिज्यिक बैंकों को। अब महंगा ऋण ना ही बैंक लेंगे और ना ही आप और हम, और जब हम और आप महंगा ऋण नहीं लेंगे और आरबीआई महंगा ऋण देगा तो देश की अर्थव्यवस्था में तरलता कम होगी, नकदी का प्रवाह कम होगा और बैंकों की साख सर्जन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव होगा, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं उल्टा कम होगी। तो यह विषय भी इसका सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा पहला, बैंक दर कम कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह विषय आपको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, थोड़ा जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कोर कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व में निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। आपको यहां पर ये 4 एक गुण दिए गए हैं जिसके अनुसार आपको घटते हुए क्रम में लगाना है कि जो केंद्र सरकार है उसका राजस्व का सबसे अधिक स्रोत क्या है और उसके बाद उसके घटते हुए क्रम। दोस्तों ये 2016 का विषय है, 16 का प्रश्न है। हम 16 के इस प्रश्न का विश्लेषण तो जरूर करेंगे, लेकिन हम आज के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि आज सेवा कर नहीं है, क्योंकि इसकी जगह आ गए हैं जीएसटी, और कर संरचनाओं में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं 16 के बाद। तो इसका सही उत्तर तो है ये कि सबसे अधिक हमें मिलता है संघीय उत्पादन शुल्क से, दूसरे स्थान पर है निगम कर, तीसरे स्थान पर है दोस्तों सेवा कर और चौथे स्थान पर है आयकर। ये 16 के संदर्भ में आपको मैं उत्तर दे रहा हूं, लेकिन हमें इसकी व्याख्या समझनी है तो हमारे लिए जरूरी है आज को समझना कि आज हमारे देश में, हमारे देश की सरकार के राजस्व में कौन सा कर सर्वाधिक योगदान दे रहा है और कौन सा नहीं। ठीक, तो आइए इसका एक उदाहरण लेते हुए इस चित्र के अनुसार हम समझते हैं। यह बजट 2021-22 का एक विश्लेषण है जिसमें केंद्रीय सरकार के राजस्व और व्यय का विवरण दिया गया है, जिसमें दोस्तों ये एक बहुत सही तरीके से और बहुत उचित तरीके से बताया गया है कि यदि सरकार 1 रुपया प्राप्त करती है तो उस 1 रुपए के कहां से स्रोत हैं, और वह 1 रुपया अगर सरकार खर्च करती है, व्यय करती है,
तो वह कहां कहां पर खर्च करती है। ठीक है, हम इस पूरे चित्र को तो नहीं जानेंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये समझेंगे कि कर राजस्व से सबसे अधिक प्राप्ति आज के दौर में किससे होती है। हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि आय कर से सबसे कम प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो आय कर से 14 पैसे, अगर इसे दूसरे शब्दों में समझें कि टोटल जो राजस्व है हमारे देश की सरकार का, उसका 14% हमें आयकर से प्राप्त होता है। बहुत तेजी से बदलाव हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के दौर के बाद देखा गया कि जो आयकर दाता हैं उसमें एक तेजी से वृद्धि हुई है। उसका परिणाम है आपके सामने, सरकार के राजस्व में वृद्धि तो हुई है, लेकिन आयकर के योगदान में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये 14% है। इसके बाद अगर देखा जाए तो निगम कर 13%, मतलब आयकर निगम कर से भी अधिक है। यह वह कर है जो कॉरपोरेट आयकर के रूप में जाना जाता है, कि कॉरपोरेट इंडस्ट्री देती हैं, उद्योगपति देते हैं, तो इसे हम लोग कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, जो पहले सबसे ज्यादा था, लेकिन अब आयकर इससे ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं सीमा शुल्क, 3% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 पैसा, जो 2016 में सबसे अधिक था। जीएसटी, जिसमें लगभग राज्य और केंद्र के सभी अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित कर दिया गया है। अब कुछ ही चुनिंदा ऐसे कर हैं जो इस जीएसटी से बाहर हैं, या हम कहें कि जीएसटी के अंतर्गत सिर्फ कुछ उत्पाद हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम वस्तुएं हैं, मानवीय उपभोग के लिए शराब है, अल्कोहल है, और कुछ और चीजें जो राज्य दर राज्य विभिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो जीएसटी से हमें सर्वाधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पे आता है आयकर, तीसरे पे आता है हमारे पास निगम कर, और चौथे नंबर पर आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है दोस्तों, तो इस चित्र से हमें ये चीज की व्याख्या मिल गई कि आज देश की सरकार के राजस्व में सर्वाधिक योगदान कौन कौन से कर दे रहे हैं। आइए बढ़ चलें अपने अगले प्रश्न की ओर। कथन कहता है ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसमें कोई दोराहे नहीं है और कोई संदेह भी नहीं है कि हाँ, कि 1966 के बाद या 1965-66 की हम बात कर रहे हैं, जब हमारे देश में एक बहुत तीव्र अकाल पड़ा था। उस दौरान हमारे देश में खाद्यान्नों की समस्या थी। हमारे देश में इतने भी खाद्यान्न नहीं थे कि हम अपनी जनसंख्या का 2 वक्त का खाना भी दे सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक आह्वान भी किया गया था कि जय जवान जय किसान, और सप्ताह में 1 दिन के लिए आप उपवास रखें ताकि हमारे देश के जवान और हमारे देश के किसान वो भोजन खा सकें। ठीक है दोस्तों, उस हरित क्रांति का परिणाम ये था कि हमारे देश में खाद्यान्नों में वृद्धि हुई थी। जाहिर सी बात है, खाद्यान्नों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि हाई ईल्ड वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया था, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को एक लाभ भी मिला इस हरित क्रांति का। ठीक, तो ये कथन सही है। अब इस कथन का कारण दिया गया है आर, और ये कारण कहता है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राज्य, कुछ ऐसे राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र की हम बात कर रहे हैं, जिसके कुछ चुनिंदा जिले जो प्रभावित हुए थे हरित क्रांति से दोस्तों, उनके कारण इन सारे जिलों में, इन सारे क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि बहुत तेजी से आई, क्योंकि ये हरे भरे जिले थे। यहाँ पर पहले से ही सिंचाई के अन्य स्रोत, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वे उपलब्ध थे। तो इन राज्यों में या इन क्षेत्रों में अधिक समृद्धि देखने को मिली तुलनात्मक देश के और राज्यों से, जैसे राजस्थान, जैसे कि गुजरात, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य, जिसकी वजह से कि क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम इन 2 कथनों को एक साथ देख रहे हैं तो हमें एक ए भी ठीक लग रहा है और बी भी एकदम सही है, सॉरी ये आर। लेकिन अगर हम ए का सही स्पष्टीकरण या व्याख्या को समझें तो आर उसकी सही व्याख्या नहीं है। दोनों अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित
बिल्कुल नहीं है। तो आइए इनके कूट देख लें। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल भी नहीं। ए और आर दोनों सही हैं बिल्कुल, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यह बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरा कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत सरल सा क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। भारत में व्यापार संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये व्यापार संतुलन, ठीक है, इसे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आइए, हमें कथन दिए गए हैं 4। पहला कथन देखें, भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक रहा, मतलब नेगेटिव रहा। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहां क्या है, ऋणात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक का मतलब यहां क्या है, इस बात को पहले समझ लें, उसके बाद आपको इसकी व्याख्या और इसका पूरा विश्लेषण समझ में आएगा। दोस्तों, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं, भुगतान संतुलन को समझते हैं, तो इसके 2 कूट होते हैं। इसमें वर्गीकरण किए जाते हैं 2 हिस्सों में, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। जब दोस्तों हम लोग पूंजी खाते की बात करते हैं, तो उसमें जो कूट दिए गए हैं, उसके जो कारक हैं, वह निवेश के रूप में भी देखने को मिलता है। उसमें एफडीआई भी शामिल की जाती है, एफआईआई शामिल की जाती है, इसमें हस्तांतरित आय को भी शामिल किया जाता है, रेमिटेंस को भी शामिल किया जाता है, और जो भी विदेशों से हमें जो प्राप्त सहायता है, ऋण है, या फिर हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक, अनुदान है, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं पूंजी खाते में। लेकिन जब हम लोग चालू खाते की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर बात होती है 2 हिस्सों में। यहां पर बात होती है 2 व्यापार की, एक दृश्य व्यापार और एक अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर बात होती है दोस्तों गुड्स की, मतलब वस्तुओं की। वस्तुओं का आयात और निर्यात जितना भी होता है, वो सब इस दृश्य व्यापार में शामिल किया जाता है। और दूसरा होता है अदृश्य व्यापार। यहां बात होती है दोस्तों सेवा की, या अगर हम बात करें सर्विसेज की। जितना भी सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, वो यहां पर शामिल किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं चालू खाते की, तो बेसिकली अगर हम इसे देखें, तो यहां पर जितना भी वस्तुओं का आयात और निर्यात हम लोग करते हैं, उसे हम लोग यहां रखते हैं, जिसे हम लोग दृश्य व्यापार संतुलन कहते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं सेवाओं के आयात और निर्यात की दोस्तों, तो उसे हम लोग अदृश्य व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। अब ये संतुलन है क्या, ऋणात्मक क्या है, धनात्मक क्या है, इस बात को समझिएगा। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। यदि हमारे पास निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है, मतलब ये कहना चाहता है कि जब एक्सपोर्ट अधिक है और इंपोर्ट तुलनात्मक एक्सपोर्ट से कम है, तो ये होता है धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। और यदि इसका उल्टा कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम, तो ये होता है ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव। हमारे देश में अगर हम बात करें 1990 के दशक के बाद या 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद, सेवा क्षेत्र में, मतलब अदृश्य व्यापार में, हम लोग एक समय की अवधि के बाद अपने आप को एक पॉजिटिव साइड में देखते हैं। जो तेजी से हमारे देश के सेवा क्षेत्रों में सुधार देखने को मिले, वैश्वीकरण से जुड़ने के बाद भारतीय सरकार की कुछ पहल, कुछ योजनाएं, कुछ नीतियां, ये साबित हुई कि जो हमारे देश में अदृश्य व्यापार को पॉजिटिव साइड ले गई, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम। वहीं अगर उसी हाथ पर हम देखें, तो उसी दौरान हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी कि हमारे देश में दृश्य व्यापार, मतलब वस्तुओं का व्यापार ऋणात्मक था, मतलब
इसमें हमारा आयात ज्यादा था और निर्यात कम, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है दोस्तों कि हमारे देश के वैश्वीकरण से जुड़ने के बाद, वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है कि एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मतलब है कि कोई भी मुल्क व्यापार को नहीं रोक सकता। हम भी किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं और किसी भी देश के व्यापारी को अपने देश में आने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें नुकसान भी देखने को मिला। नुकसान क्या था दोस्तों? कई देशों के साथ हम लोगों ने व्यापार समझौते किए, मुफ्त व्यापार समझौता हुआ, जिसका लाभ हमें तो नहीं उस देश को ज्यादा हुआ। हम लोग उन देशों पे अधिक निर्भर हो गए और उन देशों की वस्तुएं हमारे देश में अधिक बिकने लगी। अब इसके कारण हमारे देश की जो टोटल सप्लाई चेन थी, या हम कहें कि जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट थी, वो इंपोर्ट आधारित हो गई। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में समझाना चाहूं तो हमारे देश का जो टोटल प्रोडक्शन सिस्टम था वो आयात आधारित प्रोडक्शन सिस्टम था, और इसी का परिणाम हमारे देश को कोविड काल में भुगतना पड़ा। क्योंकि कोविड काल में जब पूरी दुनिया से हमारे संपर्क टूट गए थे, पूरी दुनिया से आयात निर्यात सब कुछ प्रभावित हो चुका था, और जो इंपोर्ट करने वाली वस्तुएं थी, चाहे वो कच्चे माल हो, चाहे वो तैयार माल हो, या किसी भी तरह की वस्तुएं थी जो उत्पादन के लिए उपयोगी होती हैं, वह ना मिलने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना गहरा और कितना व्यापक प्रभाव हुआ, ये ना ही आपसे छुपा है दोस्तों, ना ही मुझसे छुपा है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं अभी भारतीय सरकार की इस योजना को बेहतर और बनाने के लिए, सरकार ने इसी कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कुछ समय बाद हमारे देश की जो पूरा सिस्टम है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है, वो इंपोर्ट आधारित सिस्टम से परे अपने देश के ऊपर निर्भर रहेगा। हम लोग आत्मनिर्भर होंगे हर एक चीज को लेकर। इसीलिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोविड काल के बाद हम लोगों ने अपने दृश्य व्यापार में एक सकारात्मक सुधार की ओर एक कुछ आंकड़े देखने को मिले। पहली बार हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। पहली बार कोविड काल के बाद हम लोग पॉजिटिव साइड में हैं अपने इस दृश्य व्यापार के अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आजादी से लेकर अब तक हमेशा से नेगेटिव रहे हैं या फिर हम ऋणात्मक रहे हैं। हाँ, कुछ वर्ष ऐसे बीच में जरूर थे जिस वक्त हमारे देश में यही व्यापार संतुलन पॉजिटिव भी था। लेकिन अगर हम लोग देखें, मोटा मोटा देखें, तो हमारे देश में आजादी से लेकर अब तक हम अधिकतर या सभी समय पर हम लोग इसमें ऋणात्मक ही रहे, मतलब नेगेटिव में ही रहे। आइए हमें अब इसका उत्तर मिल सकता है। यह है इसका पहला। तो हमने देखा कि 2015 तक पूरी तरह से ऋणात्मक नहीं था। ठीक, मतलब ऋणात्मक का मतलब हुआ कि इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। दूसरा हमारा ये व्याख्या कहती है कि भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब पॉजिटिव। ये भी सही उत्तर नहीं है। ठीक है, भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय पर एक फेरा एक्ट भी आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जिसकी वजह से हमारे देश में आयात कुछ हद तक अगर देखा जाए तो रोक दिए गए थे और निर्यात को अनुमति दी गई थी। ठीक है, और 1976-77 के 2 वर्ष को छोड़कर जब वह धनात्मक था, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये 2 वर्षों में हमारा जो व्यापार संतुलन था वो पॉजिटिव था, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। तो ये पॉजिटिव था। लेकिन 1949 और 2015-16 से संपूर्ण अवधि के लिए हमारा जो व्यापार संतुलन था वो ऋणात्मक था, मतलब नेगेटिव। तो ये हमारा जो व्याख्या है, जो हमारा ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है, यही सही उत्तर है। भारत का व्यापार संतुलन 1972, 73, 76, 77 2 वर्षों को छोड़कर जो ऋणात्मक था, और बाकी के 1949-50 और 15-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है 3। उम्मीद करता हूं कि आपको व्यापार संतुलन या उसके कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर को चुनाव करें। पहल योजना
अभी हाल ही में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पहल योजना आरंभ की गई थी, जिसमें दोस्तों जो गरीब बीपीएल फैमिली परिवार हैं उनको फ्री कनेक्शन देने की या एलपीजी फ्री कनेक्शन देने की यहाँ पर सरकार ने बात की। साथ में जो सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को जो पहले सिलेंडर पे दिया जाती थी या फिर जो बिचौलियों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचती थी, उसे अब बाईपास करके डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। इसी योजना के तहत अभी एक योजना और चल रही थी इसी के इर्द गिर्द, गिव इट अप योजना। गिव इट अप योजना का मतलब हुआ कि वह समाज के वह गणमान्य लोग, वह आर्थिक रूप से समृद्ध लोग जिन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार अपनी खुद की सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। कई इमोशनल और कई तरह के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सरकार ने लोगों को लुभाने की कोशिश भी की थी, जो काफी हद तक सफल भी रही। ठीक है, तो ये पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि यह जैम का प्रथम प्रकार है। जैम क्या है आप इसे समझिएगा। जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल। ये एक तरह का एक नया सूचना क्रांति या कहें डिजिटल क्रांति का एक अंश है, जिसमें आधार, जनधन और मोबाइल फोन को आपस में जोड़कर, इनको आपस में सिंक्रोनाइज करके जो लाभार्थी हैं उनके सीधा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की एक पहल थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह है डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एलपीजी के अनुदान को हस्तांतरित करती है। बिल्कुल सही चीज है। यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। यह भी बिल्कुल ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन है चौथा, यह सभी सत्य हैं, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1951-52 से 2015-16 की अवधि के लिए किस वर्ष में स्थिर कीमत पर, यहां बात हो रही है स्थिर कीमत पर, इसे ना भूलें, भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसे ट्रेंड को समझिएगा, ट्रेंड को भापने की कोशिश कीजिएगा। हम 1951-52 से लेकर 2015-16 तक की हम बात कर रहे हैं। मैं इसे कहता हूं कि आप इसे 15-16 भी नहीं, इसे आप 2021 तक की भी अगर आप ट्रेंड ले लेंगे तो आपको इसका उत्तर सही तरीके से पता लगेगा। ट्रेंड को समझिए। 1950 या 1951 से लेकर 1990 की हम बात करें, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एक कह सकते हैं कि एक बहुत कछुए की चाल की तरह बढ़ रही थी। वृद्धि दर जो थी वो देखने को एक व्यापक बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे ही आर्थिक सुधार हमारे देश में हुए 1991 के बाद, तब हमारे देश में निजीकरण हुआ, हमारे देश में उदारीकरण हुआ, हमारे देश में वैश्वीकरण हुआ। आंतरिक बाजारों में उदारीकरण निजीकरण कहलाता है और बाहरी क्षेत्रों में उदारीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। साधारण रूप से देखें तो हमारे देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उद्यमशीलता बढ़ी और इससे हमारे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुले और कई प्रकार के बदलाव भी, जो सकारात्मक बदलाव हमारे देश में अर्थव्यवस्था में होने चाहिए थे, वो देखने को मिले हमें। इसी बीच अगर देखा जाए तो सन 2004-5 के बाद पूरे संपूर्ण विश्व में एक बहुत तेजी का माहौल था। और तेजी का माहौल क्यों था कि उस समय पर ये दोस्तों ये कहा जाता है कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी विस्तारवादी और उदारवादी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों से पूरे विश्व भर में तरलता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मतलब यह हुआ कि पश्चिमी देशों के बैंकों के द्वारा अधिक से अधिक ऋण दिए जा रहे थे और वह ऋण बाद में आकर उन्हीं सारे के सारे देशों के लिए एक सिरदर्द का कारण भी बना। वो जो तेजी हमें देखने को मिली 2004-5 के बाद 2008-9 तक, वो तेजी नहीं, एक तरह का बबल था। और वह एक तरह का बबल जो एक ना एक दिन तो फूट ही जाना था। और जब वो बबल फूटा तो उसका असर वैश्वीकरण से हमारे जुड़ने के बाद हम पर भी जरूर पड़ा। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देश में भी बहुत तेजी से उसका असर देखने को मिला। तेजी से कहें या आंशिक रूप से कहें, लेकिन हम भी उस असर से अछूते नहीं थे। अब दोस्तों ये कहा जाता है कि जब वो बबल फटा तो बबल के फटने का कारण क्या था और उस बबल के बनने का कारण क्या था, थोड़ा संक्षेप में आपको समझा देता हूं। इस पूरे सिस्टम को सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब यह होता है
कि जब ऐसे बैंकों के द्वारा ऐसे कस्टमर्स को या ऐसे उपभोक्ताओं को ऋण दिए जाएं जिनकी ऋण वापस करने की क्षमता अच्छी नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं, तो उसे सब प्राइम कस्टमर्स कहते हैं। या उसे और साधारण और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे देश में जो सिविल स्कोर है, जिनका सिविल स्कोर कम होता है, यदि बैंक उनको भी लोन दे दे तो हम लोग कहेंगे कि सरकार या बैंक सब प्राइम कस्टमर्स को ऋण दे रही है। और साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कस्टमर को यदि बैंक और लोन दे दें तो उसे हम लोग सब प्राइम कस्टमर्स कहेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि ऐसे लोगों को ऋण देने का मतलब है क्राइसिस को, संकट को अपनी ओर बुलाना। और यही हुआ अमेरिका में, यही हुआ पश्चिमी देशों में कि बैंकों ने इतना ज्यादा लोन दे दिया और ऐसे कस्टमर्स को जिनकी वापस करने की क्षमता अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक संकट का एक न्योता ही था। और उसमें अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध और बहुत विख्यात बैंक लेमन्स ब्रदर, जो कि ग्रेट डिप्रेशन को भी झेल गए थे, वो सब प्राइम क्राइसिस को नहीं झेल पाए और वो बंद हो गए। कहा जाता है कि उससे पहले तक, हम लोग अगर हम बात करें 2008-9 की, तो उससे पहले 2007-8 तक भारत की स्थिति भी बहुत बेहतर थी। दुनिया में हर देशों की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी चल रही थी। और ऐसी स्थिति और ऐसे वृद्धि हमने अभी तक अपने देश में आज़ादी से लेकर अब तक कभी नहीं देखी थी। इस तरह की वृद्धि हमारे देश में यह बताती है कि यह दौर था जिस दौर में हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय, देश की जीडीपी ग्रोथ सर्वाधिक सबसे ज्यादा थी। ठीक है दोस्तों, उत्तर होगा ये। लेकिन मैं आपको इसे एक छोटे से ग्राफ के साथ दिखाना चाहूंगा। 2006 से लेकर मैंने ट्रेंड लिया है ये 2020 तक का। 20 में तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिव ग्रोथ रही है क्योंकि उसमें कोविड काल था। लेकिन अगर आप ये हरे रंग के एक बार्स देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज महसूस होगी कि सबसे ऊंचा बार यही है। लगभग 20% के आसपास का ये बार है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2007 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी वृद्धि दर सबसे अधिक 2007-8 में थी, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद फिर नियमित रूप से 2017 के आसपास चली रही है। और 2020-21 में कोविड की वजह से ये नेगेटिव पहुंच गई, माने ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये सब प्राइम क्राइसिस का छोटा सा एक ट्रेलर था जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। इसका परिणाम जो था वो हमारे देश में भी देखने को मिला, और वो परिणाम था 2008 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में थी। एक कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि वैश्वीकरण से जुड़ने के बाद अगर एक देश के कोने में, ठीक है, एक देश के कोने में कोई संकट है, कोई समस्या है, और उस संकट और समस्या से हम अछूते रह सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वैश्वीकरण के लाभ हैं तो हानियां भी हैं। हानियां यही हैं कि अगर पूरे विश्व में किसी तरह के आर्थिक संकट आते हैं तो वह आर्थिक संकट हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी आएंगे। ठीक, लाभ तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन की व्याख्या। आगे बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, ये मुझे लगता है कि आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलता तो घूम फिर के वो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष तो पूछ ही लेते हैं। ये हम लोग अपनी 2018 की व्याख्या में भी देख चुके हैं कि 1999 से सन 2000 यह है हमारा जो थोक मूल्य सूचकांक है राजस्थान का, ये इसका आधार वर्ष है। और 1957 से लगभग साप्ताहिक रूप से जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे करती है एक संस्था और मासिक स्तर पर इसको जारी करती है। ठीक है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है, क्योंकि यही निवेश को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जब हम लोग थोक मूल्य के आधार पर देखते हैं कि कहीं वृद्धि हो रही है मूल्यों में, तो उसी राज्य में अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन और निवेश भी आकर्षित होता है, प्रोत्साहित होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर था। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? बेहद ही महत्वपूर्ण योजना चल रही थी ये राजस्थान सरकार की। लगभग 8000 मेगावाट 2022 तक उत्पादित करने का लक्ष्य था। इसे पूरा भी कर लिया गया है, और ये था आपका
एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़े आगे। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानते हो तो अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो आराम से आप इसके उत्तर दे सकते हो। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यही इसका उत्तर है दोस्तों। सन 2002 में अगस्त के महीने में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। इससे पहले ये दो एजेंसीज थी, जो दो एजेंसी उसका विलय कर ये एक एजेंसी बनाई गई थी। इसमें से एक एजेंसी का नाम था राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और जो दूसरी एजेंसी थी वो थी राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों एजेंसीज को आपस में विलय किया गया और विलय कर 2002 में एक एजेंसी बनाई गई जो कि नोडल एजेंसी थी, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे उससे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, जिसका नाम था राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए और आशा मैं ये करता हूं कि जो आप लोगों को मैंने एक व्याख्या आपको दी है, जो एक आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की है, जो मुहिम हम लोग दे रहे हैं, उसमें आप लोग सहज होंगे और सब चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज का आप लाभ उठाएं और आप भी इसके लाभान्वित हो। ठीक है, धन्यवाद।